हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक एग्रोकेमिकल कंपनी की, जो कि अ, एक एक्स आईआईटीएन बॉम्बे हैं। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की है और उन्होंने कंपनी खोली थी। और आज कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है एग्रोकेमिकल्स एज वेल एज नॉन एग्रोकेमिकल्स में, शारदा क्रॉप केम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूं और मेरी जिस जो भी मैं इसमें स्टॉक के बारे में बता रहा हूं या किसी और स्टॉक के बारे में बता रहा हूं वो जस्ट एक निजी राय है और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। कुछ सीखते हैं बड़े लोगों से जिन्होंने इनमें नाम कमाया है इस फील्ड में। रामदेव अग्रवाल जी, आई थिंक बहुत लोग आप इनको जानते होंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ये को चेयरमैन हैं और को फाउंडर भी हैं। और इन्होंने कहा है कि करेज एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। मार्केट में करेज रखना और पेशेंस रखना, सिंस द मार्केट नेवर गोज अप इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मार्केट ऊपर 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 ही जाएगा। इट टेक्स टाइम टू परफॉर्म द बिजनेस। बिजनेस को परफॉर्मेंस अपना करने में टाइम लगता है। दैट इज वाई यू हैव टू गिव टाइम फॉर द बिजनेस टू परफॉर्म वाइल इन्वेस्टिंग। हमने इन्वेस्ट किया, आज इन्वेस्ट किया, सोचे कल से ही ये प्राइस बढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। समटाइम्स इवन गुड कंपनी स्टॉक्स फॉल फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी को एनालिसिस करना थोड़ा ठीक नहीं रहता। शॉर्ट टर्म कोई ये नहीं होता कि एक दो दिन शॉर्ट टर्म है, इवन 1 ईयर को भी शॉर्ट टर्म ही बोला जाता है। तो और इवनली क्वार्टर टू क्वार्टर तो बिल्कुल भी हम नहीं गेज कर सकते कि क्या कंपनी ठीक कर रही है। आज क्वार्टर, एक क्वार्टर गलत गया, अगला क्वार्टर फिर गलत गया, तो ये नहीं कि कंपनी खराब है। तो हमें थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कम से कम 3 इयर्स या 5 इयर्स तक का तो पर्सपेक्टिव रखना ही चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर वीक एक एक वीडियो लेके आते हैं जो या तो फंडामेंटल एनालिसिस पे होता है या फिर वो एजुकेशनल वीडियोस होता है। और उसमें हम लोग कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं। आज हमने इस बार वीडियो में एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया है कि हम हर वीक मिलते हैं आपसे, तो उस वीक में क्या हाइलाइट्स चल रही हैं मार्केट में, तो हम हाइलाइट्स आपको थोड़ा बताएं कि क्या हुआ उस वीक में या क्या थोड़ा सा आने टाइम में होने वाला है। हाइलाइट्स ऑफ द वीक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जैसा कि हम सबने देखा कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है 5 लोगों का, और उसमें इन अडानी एलिगेशंस जो कि हिंडनबर्ग ने लगाए थे, हिंडनबर्ग ने, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो उसके लिए पैनल बना है और उनको बोला गया है कि 3 महीने में इसको रिपोर्ट सौंपनी है। और गौतम अडानी ने इसका वेलकम किया, जो कि जिससे कि मार्केट में सभी उसके इन्वेस्टर्स को काफ़ी होप मिली कि एक पैनल बना है उनको एलिगेशन को चेक करने के लिए, और उनका जो एमडी हैं, सीईओ हैं, चेयरमैन हैं कंपनी के, वो आ रहे हैं और कहते हैं कि हम इनका वेलकम करते हैं कि इससे सच्चाई सामने आएगी। उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था, तो इससे काफ़ी एक मोमेंटम मिला था प्राइस में। आप देख भी रहे हैं पूरा वीक जो है, आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ द वीक तो बिल्कुल भी एक रैली करता हुआ नजर आया सभी अडानी स्टॉक्स में। अडानी की साइड से एक न्यूज़ और लेते हैं कि अडानी ग्रुप ने फिक्स्ड इनकम रोड शो, ये रोड शो रखा हुआ है ये लंदन में, दुबई की सेवरल सिटीज में। 7 मार्च से 15 मार्च ये लोग रोड शो करेंगे और फंड को जुटाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे रोड शो जब होते हैं तो जनरली ये रहता ही है कि ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है पहले से ही कि फंड तो आने हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम बनता है, लोगों के मन में एक एक पॉजिटिव फीलिंग जाती है, ये कुछ और फंड भी जुटाएंगे वहां से, तो फिर एक एक फीलिंग जाएगी। तो काफी लाइकली हो रहा है अब तो कि अडानी, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई, अभी कुछ अगर जैसे हिंडनबर्ग का हुआ या जॉर्ज सोरोस का हुआ था, तो ऐसा नहीं हुआ, तो शायद ऐसा लग रहा है कि अभी ये स्टॉक चलेगा कम से कम 1 वीक 2 वीक की रैली तो करेगा ही। और मेरा मानना भी ये है कि मेरा नहीं एक्चुअली, मैं तो कहूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो मार्केट के पोस्टर बॉय होते हैं उनको, उन पे बहुत डिपेंड करता है मार्केट।
तो अभी क्या है, ये पोस्टर बॉय है, अडानी इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट का पोस्टर बॉय है। ये इस ये जहां चलेगा उस और इसको चलना और इसको रुकना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका रुकना, कि एक बार ये अपना अपना इस किसी भी स्टेज पे आके स्टेबल हो, जिससे क्या होता है फिर बाकी जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, उनमें फिर रैली स्टार्ट होती है। तो अभी इनका चलना और इनका स्टेबल होना काफी मायने रखता है। तो अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि मेरा जस्ट एक अपना खुद का फीलिंग है कि अभी कम से कम तो 1 डेढ़ वीक तो इस अडानी स्टॉक्स में काफी अच्छा गेन मोमेंटम आएगा, अगर कोई गलत न्यूज नहीं आती, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो। और फिर बाद में ये स्टेबल कहीं पे जाके होगा तो फिर बाद में स्मॉल कैप मिड कैप भी चल पड़ेंगे इनके साथ साथ। एक न्यूज और आई थी, उस न्यूज में भी एक डेट कंपनी का ही, क्योंकि देखो अडानी पे जितने भी एलिगेशन लगे थे वो सारे डेट के ऊपर थे। अभी डेट को लेके काफी कर्जे, डेट मतलब कर्जे को लेके काफी डिस्कशन होता है। तो अभी वेदांता का काफी नाम आया था कि वेदांता की जो होल्डिंग कंपनी है यूके में, तो उनको हाई डेट के लिए इन्वेस्टर्स ने काफी इसमें टेंटर हुक्स में रखा था, डेट बटन बहुत ज्यादा है उनका। लेकिन उन्होंने फिर इसको नलीफाई करने की कोशिश करी कि वेदांता ने जो 3 साल का एक प्लान लिया हुआ है उसका उसका उसमें से उन्होंने जो 4 बिलियन है वो तो फर्स्ट ईयर में ही उसको कर दिया है। सॉरी, 2 बिलियन उसको कर दिया, $4 बिलियन का उन्होंने प्लान लिया हुआ है 3 इयर्स में। इसको हम इस डेट को कम करेंगे, उसमें से पहले ही साल में $2 बिलियन कम कर दिया है। तो इससे एक पॉजिटिविटी आई और अभी वेदांता का कुछ स्टॉक कुछ समय के लिए प्रेशर में आया था, लेकिन अभी लगता है कि वापस ठीक है मोमेंटम, क्योंकि उनके चेयरमैन ने, उनके प्रमोटर्स ने एक पॉजिटिव न्यूज दिया। तो ये कुछ थे हाइलाइट्स ऑफ द वीक। आई थिंक आपको ये जो हमारा नया इंसेप्शन है ये पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हम आगे भी इसको इंक्लूड करते रहेंगे। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे आज के स्मॉल कैप से, जो है शारदा क्रॉप कैम। हम ये जो 4 5 की पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो पहले शारदा क्रॉप कैम को समझते हैं। शारदा क्रॉपकन, जैसे हमने बताया, बुबना जी हैं, आरवी बुबना जी, एक्स आईआईटी बॉम्बे हैं, केमिकल इंजीनियर हैं वहाँ से। उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलके इस कंपनी को स्टार्ट किया। कंपनी का नाम उन्होंने अपनी वाइफ के नेम पे रखा, शारदा जी के नाम पे। 1987 में कंपनी को स्टेब्लिश किया। स्टार्टिंग में डाइज वगैरह, डाई इंटरमीडिएट्स बनाए, फिर एग्रोकेमिकल्स में आए। फिर इन्होंने अपने देखा कि डिरिस्किंग भी थोड़ा होना चाहिए, तो नॉन एग्रो में इन्होंने अपना कन्वेयर बेल्ट्स एंड वी बेल्ट्स को भी स्टार्ट किया 1995 में, आफ्टर 6 7 years ऑफ द स्टार्टिंग। और एक्विजिशन किया 2011 में एक्सिस क्रॉप साइंस का। और 2013 में अपने आईपीओ के साथ ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है शारदा क्रॉप केयर में, कि ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है। एसेट लाइट मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, सबसे मेन बात। ये इनका जो है, ये लोग जेनरिक मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको बनाने, उनको डोजेस बनाते हैं, फिर उनको रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं। तो मीन्स क्या है कि जो मेन कोर एरिया हुआ कि जहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो कॉस्ट है वो सब है, वो इनसे और मैन्युफैक्चरिंग का जो बर्डन, और एक प्रकार से एक अलग सा एक एक वो रहता है, बर्डन ही मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग में जो होते हैं, तो वो इनके ऊपर नहीं आता है। तो ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, हम इसको कहेंगे कि एसेट लाइट है। एसेट बड़ी काफी लाइट है इनकी, इनका थोड़ा रिसर्च सेंटर लगा हुआ है, मार्केटिंग के लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में है, रजिस्ट्रेशन में है, और डोजियर्स बनाना, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और अप्रूवल कराना मॉलिक्यूल्स का, उसमें ये लोग हैं। और फिर ये इनके इनके प्लांट, इनके फ्रेंड्स कंपनीज हैं जो कि हर डिफरेंट देशों में हैं, मेनली चाइना में हैं, जिनसे ये अपने ये एग्रोकेमिकल्स और नॉन एग्रोकेमिकल्स बनवाते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद, और फिर उसको यूरोप में, यूएस में, इसमें ये लोग को सेल आउट करते हैं। जैसे हमने देखा कि एग्रोकेमिकल्स में इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, फंगिसाइड्स बनाते हैं, हर्बिसाइड्स, वेटनरी की ड्रग्स बना रहे हैं। तो केमिकल में काफी अच्छा फील्ड है इनके पास, और काफी ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि ये जितनी क्रॉप्स का रहेगा तो क्रॉप्स के ऊपर जितना भी काम होता रहेगा वो इनका यूज, इनके उस पर यूज आता रहेगा।
इनके प्रोडक्ट का यूज़ आता रहेगा। नॉन एग्रो में हम देखते हैं कि कन्वेयर बेल्ट्स काफ़ी एक अलग ही वर्टिकल है, लेकिन अच्छा है कि इन्होंने अपने आप को de-risk करने के लिए इसको शुरू किया। इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, जो कि कहीं न कहीं केमिकल लाइन्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल लाइन्स हैं, डाइज़ एंड डाई इंटरमीडिएट्स, ये भी डाइज़ जो हैं केमिकल लाइन से ही हैं। तो इन्होंने काफ़ी अपने आप को केमिकल और थोड़ा नॉन केमिकल में अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है। तो प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट मिक्स जो है वो काफ़ी अच्छा है। नॉन एग्रो हम देखेंगे आगे जाके थोड़ा इन ये बढ़ा भी रहे हैं, तो जो कि अच्छी बात है de-risking पर्सपेक्टिव से। अभी हम मोटा-मोटे तौर पे कंपनी को जान लेते हैं कि 41 सब्सिडरीज वर्ल्ड वाइड है इनकी। अलग-अलग देशों में जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी-अपनी सब्सिडरीज वहाँ पे या एक्विजिशन करके या जॉइंट वेंचर करके इन्होंने खोली हुई हैं, या खुद की सब्सिडरीज हैं, ऑफिसेज हैं 41 कंट्रीज में। 2686 रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अब तक, और 1130 पाइपलाइन में भी है। एक्चुअली क्या होता है, जब R&D होती है, स्टार्टिंग में कोई मॉलिक्यूल का इन्वेंशन होता है, तो उसके बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद उसका एक अलाउड होता है कि आप उसको जेनरिक में ला सकते हैं। जो उसका सर्चिंग, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर काम करना, उसको बनाना, फिर उसको रजिस्टर कराना, उसको अप्रूवल लेना, तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है जिसको ये करते हैं। तो आज इन्होंने 2686 रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 1000 से प्लस इनके अभी पाइपलाइन में है, 500 से प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके, 35 ईयर्स तक का इनको इंडस्ट्री लाइन में एक्सपीरियंस हो चुका है, और आज की डेट में ये 80 प्लस कंट्रीज में अपने एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो इतने 80 प्लस कंट्रीज में ये लोग इस टाइम हैं, अपने एक्सपोर्ट्स करते हैं, अपनी प्रेजेंस है इनकी। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव थिंग है कि एक स्ट्रॉन्ग हम पॉइंट मान सकते हैं कि सेल्स फोर्स भी काफ़ी बड़ा है इनका, 400 प्लस सेल्स फोर्स है इनके पास। तो ये इस चीज़ में हम मान सकते हैं कि ये काफ़ी पॉजिटिव है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा मैनेजमेंट से मिलते हैं। हमने जैसे जाना आरवी बुगना जी के बारे में, आईआईटीएन हैं, केमिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की है वहाँ से, केमिकल इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है आईआईटी बॉम्बे से। 54 ईयर्स तक एक्सपीरियंस हो गया है, मतलब अपनी कंपनी खोलने से पहले भी इन्होंने टाटा ऑयल मिल्स में, जेनिथ में, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में, मतलब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस काफ़ी लिया। उसके बाद ये 1987 ऑनवर्ड से कंपनी को चला रहे हैं और कंपनी को बढ़ा रहे हैं। डाउन द लाइन इन्हीं के ही सेकंड जनरेशन हम माने, उन सेकंड जनरेशन आ चुकी है और काफी समय से आ चुकी है। आशीष बुबना है इन, और मनीष गुप्ता है ये। आशीष बुबना जी इनके बेटे हैं। तो ये भी होल टाइम डायरेक्टर की तरह यहाँ पर ये आ चुके हैं, आशीष बुबना जी। और ये भी 31 ईयर्स तक एक्सपीरियंस रखते हैं, मार्केटिंग, परचेज, रजिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स में हैं। और ऐसे ही मनीष जी हैं जो कि इसमें इनके डायरेक्टर हैं, और ये भी केमिकल इंजीनियरिंग से हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने भी एक्सपीरियंस है इनके पास भी 29 ईयर्स तक का। तो ये इसका आईटी नॉन एग्रो बिजनेस भी ये वर्टिकल संभाल रहे हैं। तो सेकंड लाइन भी इनकी रेडी है। और अब हम तो हमें लगता है शायद, आई थिंक थोड़ा रिसर्च करेंगे तो इनका थर्ड लाइन भी, इनका थर्ड जनरेशन भी शायद इनका बिजनेस में आने में है। तो ये काफ़ी एस्टेब्लिश कंपनी है और पॉजिटिव थिंग है। बुगना जी काफ़ी फेमस हैं सीएनबीसी एंड एनडीटी और जी बिजनेस पे काफ़ी आते रहते हैं, और इनके इंटरव्यूज़ सब मीडिया इनका लेती हैं, और काफ़ी पॉजिटिव अपना एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं ये उनके लिए। तो हमें लगता है कि मैनेजमेंट साइड में कोई भी नेगेटिव थिंग नहीं है, इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट है, और आगे बढ़ने के लिए ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। मार्केट साइज एनालिसिस करते हैं कि मार्केट साइज क्या सच में बड़ा है इसका, तो तो क्या ये कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं, कि मतलब ये फिश इन द पॉन्ड है, फिश इन द रिवर है, या फिर क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड है। तो उसको समझने के लिए मार्केट साइज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो कि अभी केवल मैंने एक पर्सपेक्टिव रखा है कि क्रॉप के ऊपर, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर, लेकिन ये लोग नॉन एग्रो में भी हैं, और और बैट्स उसमें भी है, तो काफ़ी साइज बड़ा है। आप तो अभी तो ये बहुत स्मॉल कैप है, 4300 करोड़ की कंपनी है। और अभी तो ये इनके लिए वास्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि ये लोग अभी इसको डिस्कवर कर सकते हैं और बड़ा हो सकते हैं काफ़ी। फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी का, और हर किसी भी कंपनी को समझने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। अभी हम देखते हैं कि करंट प्राइस जो है वो 480 रुपीज़ पे है। अपने 52 वीक लो से
थोड़ा ही ऊपर है, 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़ अभी ऊपर है, लेकिन 52 वीक में हाई इन्होंने 769 बनाया है, तो काफ़ी ठीक जोन में है, अभी ओवरसोल्ड जोन नहीं है। मार्केट कैप जैसे 4300 है, तो अभी स्मॉल कैप है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इसको मिड कैप और लार्ज कैप बनना है, बनने के लिए। स्टॉक का पी 13.5 है, बल्कि सेक्टर का पी 21 है, तो अपने अपने सेक्टर के पी से ये स्टॉक सस्ता ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू से देखते हैं तो 2.2 प्राइस टू बुक वैल्यू है, काफ़ी ठीक लेवल है, बल्कि सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5 है, थोड़ा हायर साइड ही है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड थोड़ा कम देते हैं, सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनका एवरेज डिविडेंड यील्ड 2.34 है, जो कि इनका 1.26 है, तो ये डिविडेंड थोड़ा कम देते हैं। आरओई 19.7 है, ठीक है। 15% वो हम लोग देखते हैं कम से कम इतना होना चाहिए, तो ये ठीक है इस कैटेगरी में, इस क्राइटेरिया में। आरओसी 26.2 है, काफ़ी ठीक है। हम 15 to 20 से हायर रखते हैं, तो उसमें ये लोग ठीक हैं। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बहुत अच्छा आ रहा है, 7.4% है, बहुत अच्छा है अर्निंग के मामले में। पीजी रेशियो, प्राइस इक्विटी अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो 1.07, अप्रोक्सीमेटली 1 तक रहना चाहिए, लेकिन 1.07 थोड़ा हायर साइड है। करंट रेशियो 1.81 है, ठीक है। ये लोग इनके पास जो करंट लाइबिलिटीज हैं, इसको इसको पे ऑफ करने के लिए काफ़ी ठीक रिजर्व्स है, तो कोई इश्यूज नहीं है। सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, 5 ईयर्स का सेल्स एवरेज सेल्स ग्रोथ इनका 20.7% है, और पॉजिटिव थिंग है। प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है 12.7% से, उस रेशियो में नहीं जिस रेशियो में सेल्स ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि प्राइस के प्रेशर होते हैं, लेकिन फिर भी प्राइस प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, अच्छा साइन है। प्रोमोटर की होल्डिंग्स 74.8% है, मीन्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। और डेट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर डेट है, कोई डेट लगभग नहीं है, 0.01%, बहुत कम है। तो ओवरऑल थोड़ा हेल्दी ही रेशियोज लग रहे हैं कंपनी के। हम आगे बढ़ते हैं और हम इनके, अभी इन्होंने रिलीज किया था Q3 का, फाइनेंशियल ईयर का अपना प्रेजेंटेशन किया था, और ट्रांसक्रिप्ट भी इनकी अवेलेबल है, आप इनके वेबसाइट पे या बीएससी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और उन्होंने अपने कॉन कॉल जो होती है, अर्निंग्स कॉन कॉल होती है हर कंपनी की हर क्वार्टर में, तो उन्होंने अपने कॉन कॉल में भी इसको शेयर किया था कि हमने अभी Q3 में जो लेटेस्ट अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो जस्ट अभी Q3 हुआ है, उसमें इन्होंने जो ग्रोथ है एग्रोकेमिकल सेगमेंट में 16% की ग्रोथ ली है, और नॉन एग्रो में 12% की ग्रोथ ली है। तो टोटल रेवेन्यूज में इन्होंने 880 करोड़ से ये 1017 करोड़ पे 16% की ग्रोथ के साथ ये रेवेन्यूज में ये आगे बढ़े हैं, तो ये क्वार्टर इनके लिए काफी अच्छा रहा। अब हम बात करते हैं इनके रेवेन्यूज एंड इनके ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन्स को, पैट मार्जिन्स को लेके। तो रेवेन्यूज तो पॉजिटिव हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वीक हुए हैं, और उन्होंने जिसका रीजन भी दिया ऐसे ही सेम चीज़ है कि पैट मार्जिन्स भी थोड़ा कम हुआ है, इधर भी कम है। तो मेनली जो इम्पैक्ट है, दे हैव टोल्ड अस कि रेवेन्यूज आए हैं कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स था, प्राइस रिलेशन हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ हुए, तो हमने रेवेन्यूज अच्छे हुए, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ यूरो टू डॉलर रेशियो जो है, लीडिंग टू इंक्रीज इनपुट कॉस्ट। बिकॉज ये लोग 40+ कंट्रीज में हैं, 80+ कंट्रीज में हैं, तो इन हर देशों में ये लोग काम करते हैं। और अभी हमने देखा था कि डॉलर जो है वो काफी स्ट्रांग हो रहा था इन अगेंस्ट टू यूरो, इन अगेंस्ट टू रुपीज, डॉलर काफी स्ट्रांग हुआ है। पहले डॉलर और यूरो में नॉर्मली 10 रुपीज तक का तो गैप मिनिमम मेंटेन होता था, लेकिन आज की डेट में वो 2-3 रुपए से भी कम हो गया है। तो डॉलर को स्ट्रांग होने से इनको, जहाँ पर ये यूरो में काम करते हैं और रुपीज में काम करते हैं, वहाँ इनको थोड़ा वीक हुआ, इसलिए इनके प्रॉफिट मार्जिन्स घटे हैं। इसी तरह से हम अब तक के इनकी, अगर इसी फाइनेंशियल ईयर की पूरे 9 महीने की हम लोग अगर समरी देखते हैं, तो इन्होंने 15% का ग्रोथ लिया है एग्रोकेमिकल सेक्टर में, और नॉन एग्रो में इन्होंने 38% का ग्रोथ लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इन ओवरऑल रेवेन्यूज में ये 2145 से ये 2563 पे इन्होंने बढ़े हैं, तो 19% तक का इसमें ग्रोथ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जैसा हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन पैट और मार्जिन्स जो है कम हैं, वो सेम ही रीजंस हैं कि अभी पूरे ईयर डॉलर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अब इतना जो उसका रेंज था बढ़ने का, स्पीड था, वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो होप कर रहे हैं कि शायद ये प्रेशर कम हो, ये फॉरेक्स का जो रेशियोज है ये थोड़ा सा कम हो, और आगे इनको इनके मार्जिन्स मिलें, तो मार्जिन्स भी इनके बढ़ेंगे, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में भी कहा था।
कॉम्पिटिटर्स का कंपैरिजन करते हैं, पीयर्स का कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इनके साथ साथ जो इनके पीयर्स हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स है, वो कैसा काम कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि शारदा क्रॉपकेम, ये यहाँ पे हैं हम लोग। शारदा क्रॉपकेम मार्केट कैप में अभी अपने पीयर से ऊपर जाने के लिए काफ़ी इनके पास अपॉर्चुनिटी है। देखिए इस लिस्ट में भी हाईएस्ट यूपीएल है, पीआई इंडस्ट्रीज है, काफ़ी अच्छा नाम रखती हैं, लेकिन अभी इनसे वो मतलब लेस देन 10% पे अभी शारदा क्रॉपकेम है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये काफ़ी बड़े हो सकते हैं, अपने अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। और वैसे भी इन्होंने अपने आप को नॉन एग्रो में भी अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी अच्छी बात है। तो हम देखते हैं प्राइस टू इक्विटी रेशियो बेटर है अपने पीयर से, यूपीएल का थोड़ा बेटर है। लेकिन अभी हम बाकी देखते हैं कि आरओसी 76% है, काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें आरओसी। सुमिटोमो का भी अच्छा है आरओसी, लेकिन उनका प्राइस टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है इस टाइम। तो हम अपने इनके भारत रसायन से भी ये लोग जो है प्राइस टू इक्विटी में बेटर बेटर है। भारत रसायन भी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत नामी है, लेकिन अभी उसका प्रॉफिट वेरिएंस नेगेटिव चल रहा है, सेल्स वेरिएंस नेगेटिव चल रहा है। तो इस टर्म में हम देखते हैं तो ओवरऑल इनके रेशियोज थोड़ा ठीक है, एक अच्छा मिक्स है, बहुत हायर नहीं है किसी किसी साइड में। लाइक अगर हम देखते हैं कि आरओसी अगर 33 या इस रेंज तक नहीं है, तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो सेल्स ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही है। तो इस मामले में हम देख रहे हैं तो ये एक अच्छी कंपनी है। हम स्टॉक समरी के लास्ट पोर्शन पे पहुंच गए हैं कि जिसमें हम इसका एक समरी कर रहे हैं और हम अपना एक ओपिनियन रख रहे हैं कि ये कंपनी हमें कैसा लग रही है। तो कंपनी की प्रोफाइल नॉर्मल मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल लाइक पीआई इंडस्ट्रीज जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाती भी हैं, उनकी अपनी आर&डी लैब्स हैं, इन्वेंशंस करती हैं। तो इनको जो होता है ऑप्शन मिलता है जब जब वो जेनरिक रूप में, जब उसकी आफ्टर पीरियड आई थिंक मे बी 25 ईयर्स है या 20 ईयर्स है, उसके बाद वो मॉलिक्यूल जेनरिक होता है। तो ये उसके बाद इनको मौका मिलता है उस एरिया में आने का। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर इस कंपनी की थोड़ी नेगेटिविटी है कि इनका खुद का आर&डी नहीं है, खुद का इन्वेंशंस नहीं करते हैं। तो ये जब कोई मॉलिक्यूल जेनरिक होने लग का टाइम पीरियड आता है कन्वर्ट होने के लिए, तब ये लोग उसमें एंटर करते हैं और फिर बाद में उसको हाई सेल्स करके हाई वॉल्यूम्स में उसको बना के और फिर बाद में उसको मार्केट में बेचते हैं। तो एसेट लाइट मॉडल है, पॉजिटिविटी है कि आपके पास इतने खर्चे नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन एक नेगेटिविटी तो है कि आपका जो खुद का जो एक आर&डी सेंटर होता है और आप खुद एक लीड करते मार्केट लीडर बनते, तो वो इसमें एक स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट लीडर बनने की। मैनेजमेंट स्ट्रांग है, नो डाउट, अच्छा मैनेजमेंट है। मार्केट साइज भी स्ट्रांग है, अभी अभी स्मॉल कैप है, और इसकी जो इसमें जो लीडिंग कंपनीज है काफ़ी आगे हैं, बढ़ी हुई हैं, और मार्केट साइज काफ़ी अच्छा है, बड़ा है क्रॉप्स को लेके। तो मार्केट साइज भी स्ट्रांग है, मार्केट कैप स्ट्रांग है क्योंकि अभी स्मॉल कैप में है। फाइनेंशियल रेशियोज हमने देखे थे, पीयर से कंपैरिजन भी किया था, तो काफ़ी स्ट्रांग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, 74% पे हैं ये लोग, तो काफ़ी अच्छा है। पीयर से कंपेरिजन हमने किया था, वो भी स्ट्रांग लेवल पे है। तो ओवरऑल ये स्टॉक एक इट कैन बी ए गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, फिर एक डिसीजन लीजिए कि यस इट इज इट वर्थ टू कीप इट इन योर पोर्टफोलियो और नॉट। तो अपना खुद का रिसर्च भी कीजिए। तो मेरी साइड से तो इसमें यस था, थम्स अप था कि हाँ ये कंपनी एक कंसिडर की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। आज का ये प्रेजेंटेशन बनाने में हमें हेल्प किया स्क्रीनर, जो कि ऑलवेज एक अच्छा टूल है, और आप सब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके फ्री वर्जन भी हैं और इसके पेड वर्जन भी हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक थैंक्स गिविंग है, क्योंकि हम लोग अगर कुछ बना रहे हैं, कुछ हम इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं, तो ये लोग हमें हेल्प करते हैं, इनके टूल्स हमें हेल्प करते हैं। और शारदा क्रॉप कैम के जो अर्निंग्स कॉल हैं या शारदा क्रॉप कैम के बारे में जो भी अवेलेबल था नेट पे, वो हमने उनसे लिया। तो हम उनको थैंक्स करते हैं, इस वीडियो में को बनाने में, इस प्रेजेंटेशन को बनाने में उन्होंने हेल्प की। तो लास्ट, अब आप सबको हम समरी करेंगे तो यही हमारा कहना है कि अगर अब तक भी आप रुके हुए हैं और आपने लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है इन सबको प्रेजेंटेशन बनाना, फिर इसको एडिटिंग वगैरह करके इसको लाना। तो लेकिन हम ये कोशिश करते रहेंगे, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इसमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम हर वीक एक वीडियो लेके आते हैं
जो कि आई थिंक आपकी नॉलेज को कुछ थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करेगा। और होली आ रही है, तो इन एडवांस हैप्पी होली एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय।